कोच कैसा मिला है? ठीक ही है, पर एकेडमी इस अखाड़े की जगह नहीं ले सकती, ना वो कोच आपकी। पर जब मेरे लिए अखाड़े के दरवाजे बंद हो गए तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। नीरव ने पहलवान जी की तरफ देखकर कहा, यह सब नियति का खेल है जिसके हम सब कठपुतली हैं। वो जैसे नचाएगा नाचना पड़ेगा, ना वो पंकज को छीनता और ना यह सब होता। तुम्हारे लिए अखाड़े के दरवाजे जानबूझकर तो बंद नहीं हुए। यह यहाँ का नियम है जिसमें मैं भी मजबूर था। किसी एक के लिए सालों से चल आ रहे नियम को नहीं बदले जा सकते थे। क्यों गुरुजी? क्या शादी करने से हम मेडल जीतने के काबिलियत खो देते हैं? क्यों बनाया आपने ऐसा नियम? मैंने तो मजबूरी में किसी की जिंदगी बचाने वो कदम उठाया था, पर फिर भी आपने मुझे अखाड़े से बाहर कर दिया। जी, जो भी पहलवान इस अखाड़े से निकले और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीत कर आए, सबने यहाँ 25 साल से पहले ही कामयाबी हासिल कर ली थी। तुम भी कर लेते, पर शायद तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ नहीं थी। नहीं गुरुजी, ऐसा मत कहिए। मैं अखाड़े से दूर जरूर हुआ हूँ, पर मेरी कामयाबी अखाड़े की मोहताज नहीं। मैं एशियाड में मेडल जीतूंगा और गुरु दक्षिणा के रूप में आपको दूंगा। अखाड़ा छूटा तो मैं भी पहलवानी छोड़ जॉब भी करना चाहता था, पर घर वालों ने समझाया कि यह सिर्फ मेरा सपना नहीं, भैया का भी सपना था। अब मैं पंकज भैया का सपना पूरा करना चाहता हूँ। तुम्हें यकीन है कि यह कर पाओगे? क्योंकि अब यह बहुत मुश्किल है। हमने यह नियम सोच समझ कर ही बना रखा है ताकि अब पहलवान अपना ध्यान, अपनी ताकत सिर्फ एक जगह झोंक सके, और वह है कुश्ती का खेल, जो दमखम से लड़ा जाता है। जो चीज़ें ध्यान भटकाती हैं सभी पहलवानों की, उनसे दूरी बनाई जाती है। इसलिए ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करा जाता है और नारी नशा और अन्य व्यसनों से पहलवानों को दूर रखा जाता है। ये सब चीज़ें सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनती हैं। इसलिए हमने 25 साल ब्रह्मचार्य का नियम बनाया और कड़ाई से पालन भी कराते हैं, ताकि पहलवान जी जान से पूरी ताकत अपने खेल में झोंक सकें। पर गुरुजी, मैं भी इस सब से दूर हूँ। क्या सच में? उन्होंने उसकी तरफ देखा तो उसने नजरें चुराई। यह हो ही नहीं सकता। ये सच है। सच है तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? अभी देख लेते हैं कि तुम अभी पहले वाले नीरो पहलवान हो या नहीं। एक दांव मेरे पहलवान के साथ लड़ो। पहलवान जी ने चैलेंज दिया तो वह कब पीछे हटता? मंजूर है शिवम, उन्होंने आवाज़ दी तो एक हट्टा कट्टा गठीले बदन का पहलवान, जो नीरव का ही हम उम्र था, आ गया। उन्होंने इशारा किया। नीरव ने उसकी तरफ देखा। शिवम उसकी ही वेट कैटेगरी का है। दोनों ने ही एशियाड की तैयारी की थी, पर उसने उसे हराकर इस वेट कैटेगरी में एशियाड में जगह बनाई थी। इसे वह न जाने कितनी बार हरा चुका है, और गुरुजी उसको ही उसके सामने लाकर उसे चुनौती दे रही हैं। उसे लड़वा रही हैं या शर्मिंदा कर रही हैं, उसे समझ नहीं आया। पर यहाँ पहलवान जी का आदेश कोई नहीं टालता। उसने अपनी टी शर्ट उतार कर एक साइड रख दी। अब वह सिर्फ लोअर में था। थोड़ी देर उठक बैठक और पुशअप कर वार्म अप कर खुद को तैयार किया, और अब दोनों पहलवान आमने सामने थे। थोड़ी देर के दाव पेच और अगले कुछ मिनटों में नीरव ने शिवम को कमर से पकड़ जमीन पर पटका, और अब वह चितपट को धूल चाट रहा था। सबने ताली बजा उसका उत्साहवर्धन किया। उसके बाद उन्होंने एक और पहलवान को बुलाया। नीरव ने उसे भी हरा दिया। इन सबको तो तू पहले भी हराता आया है। बलकार को हरा, फिर मानूंगा कि तेरी बात में दम है। बलकार, उन्होंने आवाज़ दी तो एक हट्टा कट्टा पहलवान उनके सामने था। नीरव ने उसे भी पहली बार देखा था। ये बलकार है, इसको हरा कर दिखा, फिर मान जाऊंगा कि स्त्री के तेरे जीवन में आने के बाद भी तेरे दमखम में कोई कमी नहीं आई। यह इस अखाड़े का नया पहलवान है, और यह अगले साल होने वाले ओलंपिक का तेरी ही वेट कैटेगरी का
दावेदार है। अगर तुझे अगले साल होने वाले ओलंपिक का टिकट चाहिए तो तुम्हें इसे हराना पड़ेगा, क्योंकि इस वेट कैटेगरी में इस बार यह एशियाड में अप्लाई करने से चूक चूक गया था, पर अब ओलंपिक की तैयारी कर रहा है। अगर एशियाड में मेडल से चूके तो यह ओलंपिक में तुम जाओगे। यह नीरव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वाकई में उसकी टक्कर का तगड़ा पहलवान था। शायद अभी नया नया अखाड़े में आया है। इस अखाड़े के सभी पहलवानों से कभी न कभी दो दो हाथ कर चुका है, तो उन्हें हराना आसान था, पर इससे पहली बार सामना था। थोड़ी देर में उसे आभास भी हो गया कि यह उस पर भारी है। उसके पास उसके हर दांव का तोड़ तो था ही, वह आक्रमण तरीके से ही भी खेल रहा था। उसको खुद पर भारी पड़ता देख उसने आक्रामक के बजाय डिफेंस खेलना शुरू किया, जो उसके नेचर के बिल्कुल उलट था। उसके ऐसे खेल को देख पहलवान जी के माथे के बल खिंच गए, क्योंकि नीरो कभी डिफेंसिव खेल ही नहीं सकता। अगर खेला तो उसका हारना तय है। पहलवान जी का अंदेशा भला कब गलत साबित होता। उनकी पार की नजरें भाप चुकी थी कि नीरो अपने स्वाभाविक खेल के उलट कुश्ती लड़ रहा है, और अगले पल विरोधी पहलवान ने उसकी बाह पकड़ दांव लगाया और नीरो जमीन पर था। वह उसकी पीठ पर सवार हो उसे चितपट करने की कोशिश में था, जो किसी भी पहलवान के लिए शर्मिंदगी का कारण बनता है। पर इसमें नीरो ने मजबूती से अपने दोनों हाथ जमीन पर जमा लिए, तो वह उसे उठा नहीं पाया। चितपट होने में नीरो ने अपना बचाव तो कर लिया कि वह उसे चितपट तो नहीं कर पाया, पर नीरो उससे हार चुका था। मिट्टी से सने शरीर और हाथों का झाड़ता बलकार दोनों हाथ उठा अपने विजय का उद्घोष कर रहा था, और नीरो हताश में चित लेट गया। वह आज तक कभी इस तरह नहीं हारा था। बचपन से न जाने कितने दंगल लड़ चुका, हारता भी होगा, पर अपने से अधिक बलशाली से। पर बलकार उसकी टक्कर का है। उससे हारना शर्मिंदगी का बायस था। थोड़ी देर बाद उठ बैठा। पहलवान जी ने सबको जाने को कहा। अब वहाँ पर सिर्फ नीरव और पहलवान जी थे। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रख उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। या उठ जाओ। इस प्रकार हताश होने से कुछ नहीं होगा। हार जीत जीवन की तरह खेल का भी हिस्सा है। हार से मायूस होने के बजाय उसे सबक के तौर पर याद रख। आगे का सोचना ही एक जुझारू खिलाड़ी की निशानी होती है। हार से मायूस नहीं, पर मैं आज तक कभी किसी से इस प्रकार नहीं हारा। मायूसी से नीरो बोला। शेर जैसा दमखम और मजबूत पंजे होने के बावजूद बिल्ली जैसे लड़ोगे तो परिणाम ऐसा ही आएगा। तुमने सिर्फ जीने का तरीका नहीं बदला, कुश्ती लड़ने का तरीका भी बदला है। ऐसे तो मैंने तुम्हें कभी नहीं सिखाया। तुम्हारी ताकत विरोधी पर झपट्टा मार कर हावी रहकर चित करने में थी, और तुम बचाव की मुद्रा में थे। कोच सर यही सिखाते हैं कि वहाँ टेक्निक के नंबर मिलते हैं जो हार जीत डिसाइड करते हैं। उस कोच ने कहा, और मान गया। तू नीरव है, नीरव खूंखार, जिसकी आंखों को देख सामने वाला प्रतिद्वंदी आधा लड़ाई आंखों में देखते ही पहले ही हार चुका होता है। कहाँ गया तेरी आंखों का खूंखारपना? वो जोश खगोश स्त्री के जीवन में आते ही आंखों के शोले प्यार में तो नहीं बदल गए? पहलवान जी ने तंज किया। नहीं नहीं गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। यही बात है। तेरी हार की वजह जीवन में स्त्री का आना है। क्या कह रहे हैं ये गुरुजी? जैसा आप सोच रहे हैं वैसे कुछ भी नहीं है। मैंने चादर इसलिए डाली ताकि वह उस घर में हक से रह सके। हम अभी भी पति पत्नी की तरह नहीं रहती। ऐसी बात है तो जब तक इवेंट ना हो पहले वाला नीरो बनकर रहना, वरना डगर बहुत मुश्किल है। पहलवान जी ने उसे चेताया। गुरुजी, मैं हार नहीं सकता। मेडल तो मुझे जीतना ही है पंकज भैया के लिए, और जिसे गुरु दक्षिणा स्वरूप आपको देकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लंदन का टिकट लेकर जाऊंगा। नीरो ने अपने दृढ़ इरादे जताए। थोड़ी देर बैठा रहा, फिर उठ गया। चलता हूँ, कल वापस शहर जाना है, कहकर वह
और उनके पैर छू जाने लगा। नीरव, उन्होंने टोका। जी गुरुजी। वह पीछे पलटा। जब तेरा कोच तुझे प्रैक्टिस करवाता है उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर मुझे भेजना। क्यों? वो तुझे गलत टेक्निक सिखा रहा है। ऐसे में तू कभी मेडल नहीं जीत सकता। फिर क्या करूं? सोचता हूं कुछ। तुझे जो बोला है वो कर। ठीक है गुरुजी, कहकर नीरव उनसे आशीर्वाद ले वापिस आ गया। नीरव अखाड़े से वापिस आ रहा था। अपने घर के बाहर पहुंचा। अंदर जाने से पहले नज़र चचू पर पड़ी, जो अपने घर के बाहर खड़ी थी। उसे देख ठिठक गया। चचू ने भी उसे देखा तो दौड़ती घर के बाहर आ गई और उसे रोकने का इशारा किया तो वह रुक गया। वह चलती उसके करीब आ गई। हाय, कब आई शहर से? कल। कैसी है? ठीक हूँ। पंकज भैया के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ। वह धीमे स्वर में बोली। हमारे हाथ में कुछ नहीं, सब नियति का क्रूर खेल है। भाभी कैसी हैं? वो तो कैसी हो सकती है? नियति ने इतना क्रूर मजाक किया है जिसका संसार छिन जाए। वो कैसे हो सकता है? बस जी रहे हैं सब एक खालीपन के साथ। नीरव ने एक गहरी सांस ली। पंकज भैया की कमी तो सबको खल रही है। मुझे भी उनकी बहुत याद आती है। पिछली बार जो कुछ हुआ उसके बाद भाभी का सामना करने की हिम्मत नहीं हुई तो घर में आने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। क्यों नहीं, चल अंदर चल, अंदर बैठकर बात कर लें, उसे भी अच्छा लगेगा। किसी से नहीं बोलती तो बैठेगी तो उसे अच्छा लगेगा। नहीं, मैं उनसे बाद में मिल लूँगी, अभी तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। मैं कैसे? मतलब मुझसे क्या बात करनी है? अब तो तेरा ब्रह्मचर्य भी भंग हो गया तो किस बात का डर है? आजा बैठकर बात कर लें। थोड़ी देर आज तक तो मुझसे भागता फिरता था कि कहीं मैं तुझे छू न लूँ। चचू ने तंज किया। मैं अभी भी उसका पालन करता हूँ। क्या सच में? सुनकर चचू के मुरझाए चेहरे पर खुशी और मन में उम्मीद की किरण जगी। हाँ, यह सुनकर चचू के होंठों पर मुस्कान आ गई। तो मुझे तुमसे थोड़ी देर अकेले में बात करनी है। मैं दूर से ही बात करूँगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस थोड़ी देर, फिर चले जाना। उसने जिद की तो नीरव उसके साथ आ गया। घर से थोड़ी दूर पर एक चबूतरा सा बना था। दोनों उस जगह पर बैठ गए। माँ बता रही थी कि भाभी को पहले नितिन चादर डाल रहा था तो हाँ, तो डालने देना था उसे। क्यों तू इन मुसीबत में हाथ डाला? ये कैसी बातें कर रही है तू? और वो सब पापा की इच्छा थी। वे चाहते थे कि वो इसी घर में रहे और वह भी इसी घर में रहना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पंकज भैया की यादें जुड़ी हैं। तो सबकी खुशी के लिए मुझे ये करना पड़ा। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? सबकी खुशी के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दी। क्यों? तुझे क्यों दिक्कत हो रही है? अब हो गया जो होना था। सब किस्मत का फेर है। अब मुझे उसका कोई दुख नहीं। मुझे दिक्कत नहीं होगी तो किसे होगी? तुमने सिर्फ अपनी नहीं, हम दोनों की खुशियाँ और सपने कुर्बान कर दिए। वह गुस्से में आग बबूला होती बोली। नीरव को कुछ समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कह रही है। हुआ क्या? तुम क्यों गुस्सा हो रही है? तुमने तो बचपन में कहा था जब 25 साल के हो जाओगे तब मुझसे शादी करोगे। मैं इसी आस में थी कि कब तुम्हारा व्रत पूरा हो और मैं अपने प्यार का इजहार करूं तुमसे। चचू ने जो बोला सुनकर नीरू को झटका लगा। उठ खड़ा हुआ। पागल है क्या तू? कुछ भी बचपन की बातों को अब तक ली बैठी है। मजाक में कह दिया होगा। जब से हो संभाला है तब से तो अखाड़े जा रहा हूँ, तो मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ? तो तेरे का मन में ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं कह रहा। मेरे मन में न कभी कुछ ऐसा था और ना है। और अगर तेरे मन में ऐसा कुछ था भी तो सब झटक दे। मेरी शादी हो चुकी है। नहीं नीरव, वो शादी नहीं है। तुमने जो किया मजबूरी में किया है और तुम ही कह रहे हो कि तुम अभी भी
ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हो, मतलब तुम उसे अपनी पत्नी नहीं मानते। तू कहना क्या चाहती है? तुम अच्छे से समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। चादर ही डाली है, पूरा विवाह तो नहीं हुआ है और तू उसे पत्नी भी तो नहीं मानता, तभी तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है। चादर डाल भी थी तो क्या हुआ, तू मुझसे शादी कर सकता है, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। उसे इस घर में पंकज भैया के लिए रहना है तो रह लेगी, हम अलग रह लेंगे। तेरा सच में दिमाग ही खराब हो गया है, कहकर वह जाने लगा। तुम ऐसे मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती, जवाब तो तुम्हें मेरे देने ही पड़ेंगे। चचू बोली तो नीरव को क्रोध आ गया, वापस मुड़ा। चचू ने उसे गुस्से में आते देखा तो थोड़ा सहम भी गई है, क्योंकि उसकी बातें सुन उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। कैसे जवाब, क्यों बिना बात मेरा दिमाग खराब कर रही है। तुझे पता है मैं गुस्से में हाथ भी छोड़ देता हूँ, जो तू सहन नहीं कर पाएगी, वह दांत पीसता हुआ बोला। बड़े होने के बाद कभी तुझे इस नज़र से देखा या तुझे मेरी बातों से कुछ लगा जो अपनी तरफ से ऐसी कहानी बना रही है? वह गुस्से में बोला। वो तो तुम अखाड़े जाते थे, इसलिए जानबूझकर मुझसे दूर रहते थे। प्यार तो मन में तुम भी मुझसे करते थे और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये तू सच में पागल है क्या? बोल क्या रही है? कुछ भी। मैंने आज तक किसी लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखा, न किसी के लिए ऐसे विचार मन में लाया, और तूने अपने आप सोच लिया कि मैं तुझसे प्यार करता था। मेरी अम्मा, तुझसे ही नहीं मैं तो सबसे दूर हूँ, मुझे माफ़ कर। दोबारा ऐसी बकवास बातें करने के लिए मुझे रोका तो एक रपाटा खींच के दूंगा, सारा प्यार का भूत उतर जाएगा। वह गुस्से से हाथ झटकता है और वहाँ से वापस जाने लगा। नीरव सुनो तो नाराज मत हो, ठंडे दिमाग से सोचो, उसने बोला। पर अब वह उसको इग्नोर कर दरवाज़ा खोल अंदर आया तो देखा वृंदा आंगन में ही खड़ी थी। जब नीरव अंदर चला गया वह दरवाजे पर आई तो दूर चचू खड़ी थी। चचू ने उसे देखा पर फिर न जाने क्या हुआ, मुड़ गई और आंसू साफ कर दी अपने घर के अंदर चली गई। वृंदा को मामला कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह दरवाज़ा बंद कर देती है। नीरव पहले ही अखाड़े में बलकार से हारने के बाद परेशान था, चचू ने उसे और परेशान कर दिया। बचपन के खेल को चचू अभी भी सच ही मान रही थी। उसे तो खुद भी याद नहीं कि उसने उससे कुछ वादा भी किया है कि नहीं। तभी गुरुजी की बात कान में गूंजने लगी। सफलता पानी है तो नारी से दूरी जरूरी है। परिणाम वह देख भी चुका है। यहाँ रहा तो नहीं हो पाएगा, यहाँ तो मेडल जीतने के बाद ही आएगा। स्त्री से दूरी ही ठीक है। पापा ने एक मुसीबत पहले ही गले बांधी हुई है, अब ये चचू और आ गई परेशान करने। एक दिन भी यहाँ और रहा तो ये चचू भी मेरा दिमाग खराब करेगी। न जाने ये सब मेरे साथ क्यों होता है। आज तक मैं कभी कोई दंगल नहीं हारा, पहली बार हारा। मेरे पास गुरुजी के प्रश्न का भी कोई जवाब नहीं था कि क्या मेरी वाकई में स्त्री से दूरी है। कल से मेरा ध्यान भटक रहा था, इसलिए मैं हारा हूँ। नीरव का मन विचलित था तो खुद के अंतर्द्वंद से जूझ रहा था। वृंदा उसे अपनी तरफ खींच रही थी और मेडल जीतने की ख्वाहिश कदम पीछे लेने मजबूर कर रही थी। ज़्यादा परेशान हो जाता है तो मन सिर्फ पापा से ही हल्का कर पाता है, क्योंकि ऐसी बातें दोस्तों से भी नहीं कर पाता है। दोपहर का खाना खाया और घर से बाहर निकल गया। शाम को घर आया तो बाबूजी भी दुकान से आ चुके थे। वृंदा उनके लिए चाय लेकर आई। वे आंगन में बिछी खाट पर बैठे तो नीरव भी उनके साथ आकर बैठ गया। बहू, इसको भी चाय दे जा, उन्होंने वृंदा को आवाज़ दी। जी, अभी लेकर आती हूँ, वह किचन से बोली। नहीं पापा, मैं नहीं पीऊँगा, मना कर दो। क्यों? एक टाइम तो ले लिया कर थकान उतर जाती है। मैं तो पहले कम पीता था, अब तो चाय कॉफ़ी सब लगभग बंद करवा दिया गया है। नीरव ने इनकार किया तो उन्होंने वृंदा को चाय लाने से मना कर दिया। नीरव के चेहरे की तरफ देखा, उलझन साफ झलक रही थी। कोई बात परेशान कर रही है क्या? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक ठाक था,
अब क्या हुआ? चाय की चुस्की लेते बाबूजी ने पूछा। मैं कल जा रहा हूँ और अब सियोल से मेडल लेकर ही लौटूंगा, तभी यहाँ आऊँगा। कल जा रहा है वो तो ठीक है, पर गेम तो अभी 3 महीने बाद है। तब तक एक चक्कर भी नहीं आएगा क्या? नहीं। क्यों? जाने से पहले एक बार घर आ जाना, मिलकर फिर चले जाना। इतने दिन हमसे दूर न रह पाएगा और न हम रह पाएंगे। जब से पंकज गया है मुझे तो नींद भी नहीं आती। तू भी इतने दिन दूर रहेगा तो मुझे कैसे सब्र आएगा? भावुक होते बाबूजी बोले। रहना तो पड़ेगा, आज वैसे भी मूड खराब है। क्या हुआ? अखाड़े गया था, पहलवान जी ने कुश्ती लड़ने कहा और मैं हार गया। और दोनों हाथों के पंजों की अंगुलियां जोड़ी गर्दन झुकाकर मायूसी से बोला। क्या? बाबूजी को जैसे झटका लगा। हाँ, ये नहीं हो सकता। ये हो गया है। मैंने कहा था आपको कि मत बांधो मुझे इस बंधन में, पर आप नहीं माने। अखाड़े से दूर होकर वो बात नहीं रह गई है। मैं भी तो क्या करता, मजबूर था। बहू की जिंदगी का सवाल था। ऐसे नहीं कि नितिन बुरा था, पर मेरा इस घर के लिए थोड़ा स्वार्थ भी था। खुद सोच, तेरे पीछे बहू का कितना सहारा रहता है, वरना बिना स्त्री के घर भूतों का लगता था। मेरे कंधों में पहले जैसे ताकत नहीं रही घर संभालने की, और वो भी वहाँ जीते जी मर जाती। यहाँ रहेगी तो धीरे धीरे जीना सीख जाएगी, और खेल में हार जीत होती रहती है। वह किसी की ज़िंदगी से बड़ा तो नहीं है। पहलवानी तेरा शौक़ है, इसलिए शौक़ के तौर पर ही खेला कर। ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बाबूजी ने समझाते हुए कहा। तो उसने गहरी सांस ली। पापा, ये सब करने के बाद वो खुश होती तो फिर भी मैं अपना मन मना लेता, पर क्या? वो भी तो इस रिश्ते से खुश नहीं है। मुझे लगता है उसे ये रिश्ता बोझ लगता है। क्या कह रहा है? हाँ, सही कह रहा हूँ। नहीं नीरव, ऐसी तो बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। उसको और खुद को थोड़ा समय दे। वो एकदम से पंकज को भुला नहीं पाएगी। यह सब धीरे धीरे होगा। पहले सारा दिन गुमसुम और उदास आंसू बहाती रहती थी, पर अब धीरे धीरे उसने पूरा घर और जिम्मेदारी संभाल ली है। तुझे भी तो वो पहले अच्छी नहीं लगती थी, अब अच्छी लगने लगी है। ऐसे ही धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने मध्यम सुर में प्यार से समझाते हुए कहा। पापा, क्या कह रहे हैं? मैं ये सब कैसे? उनके ऐसे कहने से वह थोड़ा शर्मा गया। तेरे मन की मुझसे क्या छिप नहीं सकती। तुझे भी वृंदा अच्छी लगने लगी है। नहीं, ये बात नहीं है। आप ना कुछ भी बोलते रहते हैं। मुझे पहलवानी करनी है, जिसके लिए स्त्री से दूरी जरूरी है। तुम किसी तरह ये वाला मेडल अपने दम पर हासिल कर, उसके बाद पहलवान जी खुश होकर तुझे अखाड़े में वापस ले लेंगे और तू वहाँ ओलंपिक की तैयारी कर सकता है। और मुझे लगता है तब तक वृंदा भी अपने दुख से निकल जाएगी। इस खुशी में वो भी अपना दुख भूलकर तुझे अपना लेगी। आखिर वो भी कब तक दुख का बोझ उठाए फिरेगी? स्त्री हो या पुरुष, सबको जीवन के सफ़र में एक साथी की ज़रूरत महसूस होती है। यदि नियति ने पंकज को असमय छीन लिया तो क्या उसे एक नई शुरुआत करने का हक नहीं है? वो अभी बहुत बड़े दुख से गुजर रही है, पर वक्त हर चीज़ का मलहम है। या भी घाव भर जाएगा और वो तुझे अपना लेगी, क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। दोनों मिलकर इस कमी को भरते हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप? और क्या करूं? तू तो हमेशा का बैल बुद्धि है। तुझे ऐसी बातें समझ नहीं आती तो मुझे ही शर्म छोड़ तुझे समझाना पड़ता है। पापा, अब मेरी इतनी भी बेइज्जती न करो। हाँ, बेइज्जती नहीं कर रहा, समझा रहा हूँ। समझाना है तो सिर्फ मुझे मत समझाओ, उसे भी समझाओ। सारा ज्ञान मुझे ही देते रहते हो। मैं इन मामलों में कच्चा हूँ। वो तो समझदार है,
उसको समझाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। नीरव जैसे वृंदा की शिकायत कर रहा था। बाबूजी के चेहरे पर खुशी की चमक थी। वो भी समझ जाएगी तो उसको कह दो, बात बात पर रोया न करे, मुझे अच्छा नहीं लगता, अब मैं सोने जा रहा हूँ, कहकर वह उठ गया। कब रो रही थी? बाबूजी ने पूछा। उसे और कुछ आता है क्या रोने के सिवा? काम तो कोई ढंग से कर नहीं पाती, यहाँ तक कि खाना भी अब तक सही से बनाना नहीं सीख पाई। क्या बात हो गई? क्यों बड़बड़ा रहा है? तेरी बात हुई क्या उससे कुछ? उससे ही पूछ लेना, कहता वह अंदर आ गया और बेड में सोने के इरादे से लेट गया। उसके कमरे के बाहर बड़ी सी खिड़की थी। नज़र वृंदा पर गई, जो किचन के काम निपटाकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तो न चाहते हुए भी नज़रें खिड़की पर जम गई। उसे जाते देखने लगा। मैं ये क्या कर रहा हूँ? फिर से ध्यान भटका रहा हूँ। जब तक गेम नहीं हो जाते मुझे अपना ध्यान नहीं भटकने देना। और वृंदा भी तो यही चाहती है कि मेडल जीतूं। पापा भी कह रहे थे कि मेडल जीतने से पंकज भैया का सपना पूरा हो जाएगा, तो अभी खुश हो जाएगी। मुझे यह समझ नहीं आया, वह चूड़ियाँ पहनने से क्यों इनकार कर रही थी और वह रो क्यों रही थी? क्या वह मुझे अपनाना नहीं चाहती? नहीं तो क्या वह हमेशा ऐसी सोनी जिंदगी जीती रहेगी? अभी तो वो इतनी कम उम्र की है, ऐसे कैसे पूरी ज़िंदगी कटेगी? एक बार मेडल जीत लूँ, फिर मैं उससे इस बारे में बात करूँगा और उससे पूछूँगा कि उसने चूड़ियाँ पहनने से इनकार क्यों किया। पर क्या मैं पूछ पाऊँगा? कैसे पूछ पाऊँगा? हम साथ भी तो नहीं रहते। एक दिन हम दोनों अकेले साथ रहे तो मुझे अच्छा लगा था। अब हम पति पत्नी हैं तो शायद हमें एक ही कमरे में रहना चाहिए, पर वो मुझे अपना पति भी तो नहीं मानती है। इसकी वजह शायद हमारी नॉर्मल तरीके से शादी ना होना है। हाँ, यही वजह है, तभी उसे मुझसे झिझक होती है। एशियाड के बाद जब वापस आऊँगा तो उसके बाद मैं उससे पूरे रीति रिवाज से शादी करूँगा, ताकि उसके मन में और चचू के मन में जो थोड़ा बहुत डाउट चल रहा है ख़त्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद वह भी मेरे साथ इसी कमरे में रहेगी, जैसे पंकज भैया के साथ रहती थी। उसके बाद वो और मैं बिना झिझक बात कर पाएंगे। नीरव का मन तरह तरह से सोच रहा था। नीरव के कोरे मन में वृंदा के लिए जो आकर्षण पैदा हुआ है, वो धीरे धीरे प्यार में भी बदल जाएगा। पर मुश्किल वृंदा के लिए नीरव को अपनाना हो रहा है। देखते हैं कैसे नीरव वृंदा के मन में अपनी जगह बना पाता है और वृंदा उसे पंकज की जगह दे पाएगी। नीरव भी सोचते सोचते सो गया। सुबह हुई तो सबसे पहले वृंदा ही उठी। नीरव को जाना है तो किचन में उसके लिए नाश्ता बनाने लगी। नीरव भी शहर जाने तैयार था। बैग पैक किया, नाश्ता किया, बाबूजी के पैर छुए, आशीर्वाद लिया। वृंदा भी वहीं पर खड़ी थी। एक नज़र उस पर डाली, जो उसे देखता देख नज़रें झुका लेती है। अब वह 3 महीने बाद वापस आएगा। पापा और कमल से तो फ़ोन पर बात हो जाएगी, पर वृंदा तो नहीं करेगी। तो उसे देखते हुए बोला, पापा, घर में किसी को कभी मुझसे बात करने का मन करे तो कॉल कर सकता है, मैं फ़ोन पर बात कर लूँगा। उसने वृंदा को सुनाते हुए कहा, तो वृंदा उसकी तरफ देखने लगी। वह या उसे ही सुना रहा था। कभी मन करेगा, क्या मतलब हुआ? मैं और कमल तो तुझसे रोज़ ही बात करते हैं। हाँ, अगर तू ये बहू को कहना चाह रहा तो सीधा उससे बोल दे कि फ़ोन किया करे। पापा, आप भी ना। वह हड़बड़ा गया तो वृंदा भी असहज हो गई। भागती कमरे में गई तो नीरव बाबूजी पर गुस्सा करने लगा। क्या है पापा, आप सोचते विचारते कुछ हो कि नहीं? कहीं पर कुछ भी बोलते रहते हो। तो और क्या करूं? तुम दोनों जो ये सांकेतिक भाषा में बात करते रहते हो, भाई मेरे तो ये समझ से परे है। जब बोलना ही है तो सामने से बोल। ऐसे क्या सुना रहा था? या तो बात करना है तो खुलकर करो। तुम पर कौन सा कोई बंदिश है, और नहीं करनी तो मत करो। पर ये क्या है?
मैं जा रहा हूँ, ख्याल रखना अपना, तू भी ख्याल रखना अपना, कह के वे उसके गले लग गए। नीरो घर से बाहर निकला, जो आज चच्चू अपने घर के बाहर खड़ी थी। उसे भी पता था नीरो जा रहा है, इसलिए उसकी वजह से खड़ी थी। उसको जाता देख उसकी तरफ आने लगी तो वह उसे इग्नोर कर चला गया, तो उसकी आंखों से आंसू छलक चला गए। वह बस उसे जाते देखने लगी कि वह मुड़कर देखेगा, पर उसने एक बार भी उसे मुड़कर नहीं देखा, तो भागती घर के अंदर आ गई। नहीं नीरो, मैं तुम्हें इस तरह खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। हमारे प्यार को मजबूरी की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। तुम वृंदा के साथ कभी खुश नहीं रह पाओगे। जब तुम वापस आओगे तब इसका एहसास मैं तुम्हें करवाऊंगी, ताकि तुम मेरे पास लौट आओ। वह अपने आंसू साफ कर दी, बड़बड़ाई। दोस्तों, पूरा पार्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फटाफट लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों कर दीजिए। धन्यवाद।